LLB second year in a series of lecture on constitution. We are studying the fundamental right and especially right to equality under Article 14 of the Indian Constitution. In previous lecture, we discussed about the basic elements of Article 14 and the meaning of phrases used under Article 14. And now the time for interpretation of the Article 14 by the Supreme Court in various cases. First of all, we will see the dimensions of Article 14. LLB विधि द्वितीय वर्ष के छात्रगण, जैसा कि पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था, आर्टिकल 14 यानी समता के अधिकार पर चर्चा कर रहे थे और पिछले दो लेक्चर्स में हमने अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार के जो संवैधानिक प्रावधान है और उसके जो अवयव है, तत्व हैं, उसकी चर्चा की थी और उसमें जो दो सूक्तियां प्रयोग किए गए हैं उनका क्या इंटरप्रिटेशन है इसके बारे में चर्चा की थी। और आर्टिकल 14 रीजनल क्लासिफिकेशन को अप्रूव करता है, यानी युक्तियुक्त वर्गीकरण को अप्रूव करता है, इसकी बातें की थी। और ये जिस केस में इंटरप्रिटेट किया गया था, अनवर अली बनाम वेस्ट बंगाल का केस, इसको डिस्कस किया था। और अब आगे हम देखते हैं कि अनुच्छेद 14 के क्या डायमेंशंस निकल के आते हैं उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में। तो इस क्रम में जो सबसे पहला केस है वह है ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, AIR 1974, सुप्रीम कोर्ट 555। इस केस में उच्चतम न्यायालय ने आर्टिकल 14 को प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरीनेस या मनमानेपन के विरुद्ध संरक्षण बताया था या घोषित किया था। और इसमें जस्टिस भगवती, जस्टिस कृष्णा अय्यर, जस्टिस भगवती ने एक जजमेंट लिखा था और उस जजमेंट का कुल मिलाकर लबोलबाब अर्थ ये था कि अगर किसी भी तरह से गवर्नमेंट एक्शन में कोई मनमानी की जाती है तो अनुच्छेद 14 में उसका अनुरक्षण है और इस आधार पर आप अनुच्छेद 14 में प्रोटेक्शन पा सकते हैं। कुछ प्रिंसिपल्स लेट डाउन किए गए थे जिसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूं। इसके बाद मनेका गांधी के केस में भी इस बात की चर्चा की गई थी और ईपी रोयप्पा वाले केस का ही एक तरह से रीट्रीट किया था उच्चतम न्यायालय ने, और जिसमें यह कहा था कि आर्टिकल 14 केवल मनमानेपन के विरुद्ध संरक्षण नहीं है बल्कि यह रूल ऑफ लॉ भी प्रोवाइड कराता है। हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में विधि का शासन शब्द स्पष्ट रूप से कहीं इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने मेनका गांधी के केस में ही यह स्पष्ट किया कि आर्टिकल 14 रूल ऑफ लॉ को इनकॉर्पोरेट करता है और अगर कहीं भी नेचुरल जस्टिस का वायलेशन होता है तो इट मीन्स वो रूल ऑफ लॉ का वायलेशन है, और अगर रूल ऑफ लॉ का वायलेशन है तो आर्टिकल 14 का वायलेशन है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 14 के जो आयाम है उसको कितना विस्तृत कर दिया है कि अब केवल समानता असमानता होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अगर कहीं भी नेचुरल जस्टिस के नियमों की अनुपालना नहीं होती तो उस कंडीशन में भी अनुच्छेद 14 का वायलेशन माना जाएगा। इस स्लाइड में जैसा कि आप देख रहे हैं, इट मे देयरफॉर बी नोटिस दैट द डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेक्सस टेक्स्ट इज नो लॉन्गर अ paraphrase of Article 14, nor is it the objective and end of that article. The emphasis is now on the rule
that Article 14 strikes at arbitrariness। तो इन सब का अर्थ ये है कि पूरी तरह से ये मनमानेपन के विरुद्ध संरक्षण को प्रोवाइड करता है और इसके आगे जाकर ये जो है एक जो नेचुरल जस्टिस का वायलेशन है उसको भी इनकॉर्पोरेट करता है। The basic content of Article 14 therefore is that it strikes at arbitrariness in state action and ensure fairness and equality of the treatment and substance which is said to be heartbeat of fair play। यानी गवर्नमेंट एक्शन में स्पष्ट रूप से जो एक स्वच्छता है, निष्पक्षता है, वो दिखनी चाहिए और पुराने जजमेंट के आधार पर ही इस बात को पुनः यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस इंटरनेशनल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन के केस 2003 में इसको रिट्रीट किया गया। इसके बाद एक उसका नया जो डायमेंशंस और निकल के आता है कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जैसा कि ऊपर जो अनवर अली का केस था उसमें आपने देखा कि आर्टिकल 14 का जो इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया उसमें ये कहा गया कि इट प्रोहिबिट्स द क्लासिफिकेशन बट डिड नॉट प्रोहिबिट द क्लासिफिकेशन या रीजनल क्लासिफिकेशन। और फिर रीजनल क्लासिफिकेशन के उसमें कुछ नॉर्म्स बताए गए थे कि किस नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा रीजनेबल क्लासिफिकेशन होने के लिए। अगर उन क्राइटेरिया को फॉलो नहीं किया जाता है तो दैट क्लासिफिकेशन विल नॉट बी अमाउंट एज रीजनल क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन इज अलाउड बट इट मस्ट बी रीजनेबल, और रीजनेबल के लिए क्या चीज है, इंटेलेक्चुअल डिफरेंशिया होना चाहिए और नेक्सस बिटवीन डिफरेंशिया एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन नहीं किया जा सकता, नहीं कहा जा सकता। बाद के कुछ निर्णयों में उच्चतम न्यायालय ने कुछ क्लासिफिकेशंस को जस्टिफाई किया है और कुछ को रूल्ड आउट किया है। तो ऐसे कौन से क्लासिफिकेशन है जिसको कि उच्चतम न्यायालय ने जस्टिफाई किया है, इसको आप देख सकते हैं जैसा कि इस स्लाइड में आपको दिख रहा है कि जियोग्राफिकल बेसिस, आर्टिकल 14 नॉट रिक्वायर्ड दैट यूनिफॉर्म लॉ बी इनेक्टेड फॉर होल ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये कोई आवश्यक नहीं है कि एक पर्टिकुलर कानून पूरे भारत क्षेत्र के लिए एक बराबर रूप से लागू किया जा सके। क्यों? क्योंकि पूरा भारत का क्षेत्र विभिन्न विभिन्न प्रकार के भौगोलिक कारणों से अलग अलग है। A classification may be therefore properly made on geographical basis। तो भौगोलिक आधार पर उस कानून को लागू करने के लिए क्षेत्र को क्लासिफाई किया जा सकता है कि एक कानून बनाया तो गया लेकिन उसमें उसको लागू करने के उद्देश्य से एक वर्गीकरण किया जा सकता है कि यह पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं लागू होगा या कोई विशेष ट्राइबल क्षेत्र है वहां लागू नहीं होगा या कोई मैदानी एरिया है या कोई बहुत अत्यधिक बारिश वाला एरिया है, तो उस ढंग से क्लासिफिकेशंस में किया जा सकता है। ये रामचंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा EIR 1956 का केस है और इसमें क्या जजमेंट आया ये हम देख लेते हैं। देखिए, द स्टेट मेड 2 एक्ट्स फॉर नेशनलाइजेशन ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट बिजनेस। तो स्टेट ने जो रोड ट्रांसपोर्ट बिजनेस है उसको राष्ट्रीयकृत करने के लिए 2 कानून लाए। वन ऑफ द एक्ट अप्लाइड टू द पार्ट ऑफ द स्टेट विच वाज प्रीवियसली अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड द अदर एक्ट अप्लाइड टू दैट पार्ट ऑफ द स्टेट विच वाज प्रीवियसली अ प्रिंसली स्टेट। तो इसमें से एक कानून तो उन सड़कों के लिए था जो सड़क पूर्व में ब्रिटिश एम्पायर के अंतर्गत आते थे, जिसको हम नेशनल हाईवे कहते हैं, और एक कानून उन रोड्स के लिए था जो कि स्वतंत्रता से पहले प्रिंसली स्टेट्स के अंतर्गत आते थे। प्रिंसली स्टेट का मतलब, अगर आपने थोड़ी सी लीगल हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको ध्यान होगा कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय 3 तरह के स्टेट्स यहाँ पर हुआ करते थे। कुछ डायरेक्टली गवर्न बाय ब्रिटिश इंडिया थे जिसमें कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा इत्यादि, और लगभग 565 प्रिंसली स्टेट्स थे जो कि एक तरह से वहां पे राजा का शासन था, लेकिन वो राजा
अंग्रेजों के अंडर माने जाते थे। तो इस तरह से दो तरह के कानून बनाए गए, ब्रिटिश एम्पायर के अंतर्गत आने वाले रोड्स के लिए अलग और प्रिंसली स्टेट्स के अंतर्गत रोड आने वाले के लिए अलग। As the condition in the two parts were materially different, the act were upheld as not violative of Article 14. तो चूंकि दोनों की कंडीशंस अलग अलग थी, इसलिए अलग अलग कानून लागू किए गए। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जब इस कानून को चैलेंज किया गया तो ये इसे आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं बताया और कहा कि चूंकि जियोग्राफिकल कंडीशन या उसकी पॉलिटिकल कंडीशंस अलग अलग है, तो इस कारण से जियोग्राफिकल कंडीशन बेसिकली, क्योंकि एक तो नेशनल हाईवे और एक स्टेट हाईवे है, तो उसकी जियोग्राफिकल कंडीशन अलग होने के कारण आर्टिकल 14 का वायलेशन इसे नहीं माना और जस्टिफाइड ठहराया। तो इससे ये इन्फरेंस निकल के आता है कि अगर कोई कानून जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर लागू किया जाता है तो उसे अनुच्छेद 14 का वायलेशन नहीं माना जाएगा, लेकिन कंडीशन वही है कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन होना चाहिए। और रीजनेबल क्लासिफिकेशन के लिए जो इंटेलेक्चुअल डिफरेंशिया है वो सही होना चाहिए और ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ और डिफरेंशिया के बीच में एक नेक्सस भी होना चाहिए। इसी तरह से एक दूसरा हिस्टोरिकल कंसिडरेशन भी सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडर किया है। अ क्लासिफिकेशन में बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल रीजन। एक वर्गीकरण ऐतिहासिक कारणों के आधार पर किया गया। सेक्शन 87B ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड 1908 granted immunity from civil process to the ex-rulers of Indian princely states। जो भारत के प्रमुख राज्य थे, जो राजा चलाते थे, उनमें जैसे राजस्थान के अंतर्गत बहुत सारे प्रिंसली स्टेट थे, जैसे जयपुर था, जोधपुर था, सिरोही था स्टेट। तो इस तरह से बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, जिसको बाद में 65 के रिकॉन्सिलिएशन एक्ट के माध्यम से इसको राजपूताना और बाद में राजस्थान डिक्लेयर किया गया। तो सीपीसी का सेक्शन 87B जो है वो ऐसे प्रिंसली स्टेट जो के राजाओं को कुछ इम्यूनिटी देता था, कुछ उन्मुक्तियां देता था। This section was upheld in Mohanlal Jain versus Man Singh Ji, AIR 1962, as the ex-ruler constituted a separate class on account of historical condition। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को, जब इस प्रोविजन को कोर्ट में चुनौती दी गई, तो उसमें इसको वैलिड डिक्लेयर किया और ये कहा कि हिस्ट्री के आधार पर जो एक्स रूलर थे यानी पूर्व राजा थे, वो एक विशेष प्रकार के क्लास को रिप्रेजेंट करते थे और चूंकि रीजनेबल क्लासिफिकेशन जस्टिफाइड है, इसलिए उस क्लास को इम्यूनिटी देना भी अपने आप में जस्टिफाइड है और आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं करता है। एक नेचर ऑफ बिजनेस के बेसिस पर क्लासिफिकेशन है। इसमें आप जैसा कि स्लाइड में देख पा रहे हैं, द गोल्ड कंट्रोल एक्ट 1968 distinguished between licensed dealer in gold and certified goldsmiths। इसमें दो तरह की कैटेगरीज हैं जो गोल्ड में डील करते हैं। एक तो लाइसेंस डीलर होते हैं और एक सर्टिफाइड गोल्ड स्मिथ होते हैं। लाइसेंस डीलर क्या करते हैं, ये केवल गोल्ड बेचते हैं, यानी बिस्किट के फॉर्म में गोल्ड आता है उसको बेचते हैं। और सर्टिफाइड गोल्ड स्मिथ ये क्या करते हैं, ये सोने को खरीद कर और उसको ज्वेलरी के रूप में ढालते हैं। तो दोनों के बीच में अंतर है। एक केवल मटेरियल का ट्रांजैक्ट करता है, वो कहीं से खरीदता है और कहीं पर बेचता है। लेकिन जो गोल्ड स्मिथ है वो उसको फॉर्म देता है, यानी ज्वेलरी का फॉर्म देता है। तो एक तरह से वो प्रोड्यूस करता है ऑर्नामेंट। तो इट हेल्ड इन हरकनंद रतनचंद बांटिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1970 दैट द एक्ट वाज नॉट वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 is since licensed dealers essentially were traders doing business of buying and selling ornament, while the goldsmiths were essentially craftsmen doing the actual manufacture of the ornament। तो इस एक्ट में कुछ ऐसे प्रावधान थे जिसमें गोल्ड जो डीलर्स हैं और जो गोल्ड स्मिथ्स हैं उनमें क्लासिफिकेशन किया गया था। तो इस क्लासिफिकेशन को चैलेंज किया गया और उसके बाद उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि दोनों के व्यापार का जो प्रकृति है उसमें अंतर है,
जो गोल्ड स्मिथ्स हैं वो एक्चुअली मैन्युफैक्चरर हैं और जो डीलर्स हैं वो केवल ट्रेडर्स हैं। तो ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर्स के बीच में जो क्लासिफिकेशन है वो एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन है, और अगर कोई कानून लागू करने के लिए इस तरह का क्लासिफिकेशन किया जाता है तो इट विल बी जस्टिफाइड। इसी तरह से एक क्लासिफिकेशन टाइम के बेसिस पर है। अ क्लासिफिकेशन मे बी मेड with reference to time, or law may exempt the house built after a particular date from the operation of Rent Control Act for encouraging the construction of new houses। एक रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत एक पर्टिकुलर टाइम से पहले बने हुए मकान और पर्टिकुलर टाइम से बाद बने हुए मकानों के बीच में एक क्लासिफिकेशन किया गया जो उच्चतम न्यायालय के द्वारा जस्टिफाइड ठहराया गया। तो इसके केस क्या थे और इसके क्या मटेरियल थे ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि 15 से 20 मिनट के वीडियो बनाने का एक इंस्ट्रक्शंस है, क्योंकि उससे ज़्यादा वीडियो अपलोड करने और डाउनलोड करने में दोनों में परेशानी होती है, तो इसलिए, और 16 मिनट से ऊपर हो गया लगभग, तो आज का इतना पर्याप्त है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो और भी क्लासिफिकेशंस हैं उसके साथ आएंगे, और जो केसेस सुप्रीम कोर्ट ने जिसमें ये डिस्कस किए हैं उन केसेस की चर्चा हम करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।